सो गाइस आज हम लेकर के आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लेक्चर नंबर 3। और आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं तो आपको सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। आफ्टर दैट वी विल स्टडी थर्मिस्टर और फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। और यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं हम लोग को, पैरेलल एंड सीरीज। ओके, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में या फिर थर्मिस्टर में या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी में कोई भी डाउट है तो आई प्रॉमिस यू कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट माय लेक्चर बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और ये पहला टॉपिक क्या है, तो पहले टॉपिक के लिए हमें आना पड़ेगा पेज नंबर 1 पे, है ना। और पहला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी कम है, इसके बेसिस पर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है। राइट गाइस, तो जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के लिए क्या कहा गया कि वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी का रेंज होता है, अगर कंडक्टिविटी का रेंज है 10⁻⁻19 टू 10⁻⁻11। अब हम जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंडक्टिविटी, ये सब हम एसआई यूनिट्स में लिख रहे हैं। आगे भी जो भी लिखेंगे हम सब कुछ एसआई में लिखेंगे। बाकी आप कंडक्टिविटी की यूनिट जानते हो, 2 यूनिट होती है, एक साइमन पर मीटर, एक पर ओम पर मीटर होती है। तो आपको जो समझना हो, दोनों में से दोनों ही एसआई हैं, दोनों को समझ ले। अब ये देखो, ये कंडक्टिविटी अपने को बहुत ही कम दिख रही है। तो अगर कंडक्टिविटी बहुत ही कम है तो उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। और ये रेंज एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यही रेंज याद करें। ओके, अच्छा, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है, लकड़ी, वुड या फिर प्लास्टिक। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, इंसुलेटर्स। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स, है ना। जरा देखते हैं भाई सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब इनके लिए कहा गया कि अगर कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻+5 तक हो जाए। अब यहां भी हम बात करें एसआई यूनिट की। अब अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 यूनिट्स है, साइमन पर मीटर एंड पर ओम पर मीटर। तो आपको जो भी समझना है कि दोनों ही एसआई है तो एसआई में समझ ले, जो डेटा हमने दिया एसआई में दिया है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो भैया सिलिकॉन है, जर्मेनियम, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उनके लिए अभी आप टेंशन ना लें, अभी आपको एक चैप्टर ही आता है 12th में, सेमीकंडक्टर्स, तो वहां पर आपको ऐसे सारे एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए जाएंगे। राइट गाइज, आते हैं अगली कैटेगरी में, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। तो जो अगला क्लासिफिकेशन है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और यहाँ पर कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है। और अगर कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 हो तो इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। यहाँ भी हम जो लिख रहे हैं वो सब किस में लिख रहे हैं, एसआई यूनिट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा, इनके एग्जांपल्स क्या है, तो भैया कॉपर है, आयरन है, ये सारे क्या है, कंडक्टर्स के एग्जांपल्स है। बट यहाँ पर अपने को एक सीक्वेंस याद करना है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उस सीक्वेंस में क्या है भाई, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम के बाद क्या है भाई, अब देखो आप लोग को ये सीक्वेंस याद करेंगे तो अच्छा, क्योंकि ये सीक्वेंस ही एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। जिंक, निकेल, राइट, एंड ब्रास, इसके आगे क्या दिया, ब्रॉन्ज। तो ये सीक्वेंस है। अब ये कैसा दिया हुआ है,
जैसे जैसे अब इस सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो क्या है भाई, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, राइट गाइस, दिस इज व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। तो ये हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या हो, सिल्वर की सबसे ज्यादा, कॉपर की उससे कम, गोल्ड की उससे कम, एल्यूमिनियम की उससे कम, जिंक की उससे कम, निकेल की उससे कम, ब्रास का उससे कम, ब्रॉन्ज का उससे कम। अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब वायरिंग होती है तो हम कॉपर के वायर लगाते हैं। अच्छा होगा कि अगर हम सिल्वर के वायर लगाए तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, बट क्योंकि सिल्वर बहुत ही महंगा है इसलिए हम सेकंड ऑल्टरनेटिव चुनते हैं और हम यहाँ पे कॉपर के वायर्स लगाते हैं। अच्छा, सिल्वर का एक डिसएडवांटेज भी है, क्यों नहीं लगाते, खाली महंगा ही नहीं कि भाई सिल्वर बहुत ही महंगा है इसलिए हम घरों की वायरिंग में सिल्वर नहीं लगाते। एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज ये भी है सिल्वर का कि ये गर्म होने पे जल्दी से पिघल जाता है, बल्कि कॉपर उतनी जल्दी नहीं पिघलता, इसलिए हम कॉपर इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर वायरिंग। तो ये सिल्वर एक तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो मेन रीजन तो है कॉस्ट वाला, ये कि कॉपर इज कॉस्ट इफेक्टिव, तो हम यही लगाते हैं घरों की वायरिंग पे। ओके गाइस, तो ये हमारा पहला टॉपिक होता है कंप्लीट। और अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मिस्टर के बारे में। तो थर्मिस्टर के लिए हम आते हैं अपने पेज नंबर 2 में, है ना। सो नाउ लेट्स स्टडी थर्मिस्टर कि भाई थर्मिस्टर क्या होता है। तो अब ये क्या होता है भाई, ये ऐसे रेजिस्टेंस है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इट इज व्हाट, दीज आर व्हाट, दीज आर टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस, these are temperature, these are temperature sensitive, these are temperature sensitive resistors। इसका मतलब क्या है कि भैया हम सबको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है। कैसे होता है, अगर ये आप नहीं जानते तो इस सीरीज का इससे पहले वाला लेक्चर देखें, आपको वहां पे पता लग जाएगा कि कैसे चेंज होता है। उसका फॉर्मूला भी हमने ऐसे करवाया था कि भाई कुछ R इज इक्वल टू होता है आर नॉट और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसा कुछ फॉर्मूला भी आपने पहले सीखा हुआ है। तो हमें यहां से पता है कि भैया जो R है ये बदलेगा अगर टेम्परेचर बदलता है तो। लेकिन अच्छा, अब यहां पे क्या है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लेकिन इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नॉर्मल मटेरियल्स में नहीं आता। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जाए जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़, जैसे मान लो कि हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेकिन रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है 10 ओम, तो हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव को अगर आपको ऐसे रिलेट करना है तो आप समझो कि अगर मान लो कि कोई बच्चा है और उसकी मम्मा एक ही बार डांटती है और वो बच्चा बहुत ही रोता है, तुम बोलते कि बच्चा बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन एक बच्चा है कि उसको 10 बार भी डांटा जाए उसे कुछ नहीं होता, उसने एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो नॉर्मल मटेरियल्स यही वाले होते हैं कि एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो उनको थोड़ी सी बात का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर के थोड़े से बदलने पर रेजिस्टेंस ज्यादा बदल दे उनको हम लोग बोलते हैं थर्मिस्टर, राइट गाइस, है ना। अच्छा, तो इनके कुछ एप्लीकेशंस है उसकी बात कर लेते हैं जितना। अच्छा, तो क्या है एप्लीकेशन, तो पहली बात तो इनको हम लोग जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं आजकल, डिजिटल थर्मामीटर्स, तो डिजिटल थर्मामीटर्स में हम इनको यूज करते हैं। अच्छा, अगला क्या है भाई कि कई बार हम अपने डिवाइसेस को हीट से प्रिवेंट करने के लिए, है ना, तो इनको हम कई बार प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ हीट के लिए भी, है ना। कैसे, तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा कुछ है और ये एक प्लंजर है ना। तो और यहां पर एक सर्किट है। अब ध्यान देना क्या हो रहा है भाई, अब ये सर्किट
ऐसे कनेक्टेड है किसी डिवाइस से, जो भी हमें जलाना है, हम चाहते हैं कि टेम्परेचर के बदलने पर ये डिवाइस खराब ना हो, तो यहाँ पर एक डिवाइस है, राइट। अब यहाँ पर और एक लगा हुआ है थर्मिस्टर, ये छोटा सा क्या है, यही अपना थर्मिस्टर है ना। अब देखना भाई क्या होगा, है ना, ये भी मान लेते हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट है। अब ये जो इस थर्मिस्टर को भी हमने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो जरा ध्यान दे कि जब तक ये डिवाइस गर्म नहीं हुआ है, जब तक ये डिवाइस गर्म नहीं हुआ है, तब तक रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लंजर को उठा के रखेगी, है ना, इस प्लंजर को उठा के रखेगी, और तब ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन मान लो किसी, अब ये डिवाइस चलते 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 गर्म हो गई, गर्म होने के बाद डिवाइस खराब भी होती है, लेकिन हमने ऐसा सेटअप कर दिया कि गर्म होगा तो ये थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अब जो यहां पर जो करंट जा रहा था, यहां पर जो आई जा रहा है, ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ये आई की वैल्यू कम हुई तो जो अपना प्लंजर है, ये प्लंजर शायद यहां से कुछ ऐसे घट के यहां पे आ जाए, और ये तो अभी दोनों, अब ये और ये रह जाएंगे ऊपर ही, और प्लंजर आ गया नीचे, तो कनेक्शन कट हो गया, डिवाइस अपने आप क्या हो जाएगा, ऑफ। तो कुछ इस तरीके से हम थर्मिस्टर को, अब ऐसा क्यों कर पा रहे, क्योंकि भैया हल्का थोड़े से भी टेम्परेचर के बढ़ने पर ये प्लंजर नीचे आ जाएगा, तो हम अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे खराब होने से। तो थर्मिस्टर बेसिकली क्या है, ऐसे मटेरियल्स जो जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत तेज बढ़ता है, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मिस्टर। ये मेनली होते क्या है, तो ये मेनली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं भैया, मेटल ऑक्साइड्स। तो दीज आर मेनली व्हाट, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं थर्मिस्टर। ठीक है, आगे आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे जब आप आगे क्लासेस में जाओगे, अभी आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये हो गया थर्मिस्टर के बारे में। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और तो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, और सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब कभी रेजिस्टेंस 1 by 1 लगे हुए, जैसे मान लो कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है R1, अब इसी से ऐसे हम जोड़ दे दूसरा रेजिस्टेंस R2, तो अब ये ऐसे कुछ 1 by 1 लगे, तो इनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और मान लो कि हमने इनको किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो V वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या होता है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहते 0 और यहाँ पे कहते V, तो कोई गलत बात नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर V हम मान सकते हैं, राइट गाइज। तो अब जैसे कि आप देखोगे कि हम इस वाले पॉइंट से ऐसे घूमते घूमते घूमते, इस वाले पॉइंट से ऐसे घूमते 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 जब यहाँ पे है, तो अपना क्या हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल घट गया। अच्छा भाई, तो पोटेंशियल घटने का मतलब क्या है भैया, पोटेंशियल घटा कहाँ है, तो इसी रेजिस्टेंस में घटा है ना। बट क्या, तो हम मानते कि यहां पर घटा होगा, मानते इस R1 वाले में पोटेंशियल V1 घट गया होगा, और R2 वाले में पोटेंशियल V2 घट गया होगा। मतलब R1 रेजिस्टेंस में हम माने कि पोटेंशियल V1 घट गया, और R2 में हम मान ले कि पोटेंशियल V2 घट गया। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना घटा है, V। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2, हाँ जी भाई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू IR। तो अब अगर इस V की जहां पे हमने रख दिया IR, अच्छा इस सर्किट में सब जहां पे करंट, क्योंकि यहां से जो करंट निकलेगी ना, करंट कहीं भी बट नहीं रही है, सारा का सारा ऐसे ही आ गया, है ना, तो कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। तो यहां पे लिख दिया IR, लेकिन यहां पे क्या है, अब इस V1 में रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, तो हमने यहां पे बोल दिया भाई IR1, और यहां पे बोल दिया IR2, राइट। अब अगर हम यहां से ऐसे कर लेते हैं IR, और यहां पे हम कर लेते हैं I कॉमन, तो ब्रैकेट में बचता है R1 प्लस R2, I से I कट गया, और R बराबर बच गया R1 प्लस R2। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। ऐसे अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस हो
तो इनको हम कह सकते हैं फॉर n रजिस्टेंस, फॉर n रजिस्टर्स हम कह सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, कुछ ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। राइट गाइज, तो इसको भी आपको याद करना है। अब यहाँ पर एक जो खास बात जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है, हमने बोला कि एक के बाद एक लगाओ, एक के बाद एक, मतलब अब ये देखो ये पहले वाले का स्टार्ट पॉइंट और इसका जो फिनिश पॉइंट है, फिनिश स्टार्ट फिनिश, तो इसका जो फिनिश है वो इसके स्टार्ट से फिनिश, देखो भाई एक का फिनिश एक का स्टार्ट ज्वाइंट है। जब कभी ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब ये दिखने में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि ये ऐसा हो जाए तो स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश, तो ये तीनों भी सीरीज में ही है। ये तीनों भी किसमें है? सीरीज में। ऐसा ना सोचना कि भाई ये और ये किसमें होंगे? पैरेलल में। अगर ऐसा सोचा तो बहुत ही गलत सोचोगे, ठीक है। राइट गाइस, अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, तो लेट्स स्टार्ट विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है भाई? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ हमें ऐसा दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस मान लेते हो गया ऐसा कुछ, इसको हम कहते हैं कि भाई ये है R1, और एक रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि भाई कुछ ऐसा कुछ है, इसको हम कहते हैं R2। अब ये दो, तो देखो इन दोनों का एक एंड, तो इन दोनों का जो पहला एंड है वो यहां पर आया, एक बैटरी से लग गया, बैटरी के एक टर्मिनल से, और दूसरा एंड आया ऐसे दूसरे टर्मिनल से लग गया। तो यहां पे वहां पे फर्क क्या है भाई? अब अगर यहां पर हम V पोटेंशियल की बैटरी मानते तो ये 0 है, तो ये V है। तो जरा देखोगे तो यहां पर भी V का ही ड्रॉप हो रहा है और यहां पर भी V का ही ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम सही से कहें तो जो R1 है ये किसके किसके बीच है? 0 एंड V के बीच कनेक्टेड है, और जो R2 है, R2 भी किसके किसके बीच कनेक्टेड है? 0 एंड V के बीच। तो जब दो रेजिस्टेंस, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट के दो सेम पॉइंट के बीच कनेक्टेड हो, देखो अभी जो R1 है ये R1 किसके किसके बीच? 0 और V के बीच। R2 भी किसके किसके बीच है? 0 और V के बीच। तो अपने को यहां से क्या पता लग रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस दो सेम पॉइंट के बीचों बीच कनेक्टेड है। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यहां पर एक और बात कि अगर यहां से करंट I निकलती है तो अब ये करंट जैसे यहां पर आई तो ये करंट देखो दो पार्ट में बट गई, इधर तो इधर मान लेते गई होगी I1 और इधर मान लेते गई होगी I2। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे बच्चा पार्टी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है भाई, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो हम I की, तो हमें एक बात पता है, V इज इक्वल टू क्या पता है भाई? IR। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। तो इसमें हम रख देंगे V बाई R, और I1 की जहां पे हम रख देंगे V बाई R1, क्योंकि देखो इस R1 में भी V का ही ड्रॉप है और R2 में भी V का ही ड्रॉप है, तो V बाई R2। अब V कट गया, एंड वी कैन से नाउ दैट, क्या कह सकते हैं अब हम कह सकते हैं 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हो गई एक बात। या फिर यहां से हम एक और बात कह सकते हैं बहुत ही अच्छी सी, यहां से हम अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये दोनों ही बातें बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों ही बातें हमें क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। लेकिन यहां से एक बात और निकालते हैं, फॉर n रजिस्टर्स, अगर यहां पर n रजिस्टर्स है या फिर दो से ज्यादा रजिस्टेंस है फॉर n रजिस्टेंस, तो कहेंगे 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 1 बाई RN।
तो अगर n है तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। राइट गाइस, अब इसमें अब यहां पर जो खास बातें उनको ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी बताई कि जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में वो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, सेम पॉइंट के बीच में, और यहां पे सब में करंट अलग अलग जा रहा है क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच जो भी रेजिस्टेंस है वो सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, या फिर हम ये कहें कि उस सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने तो अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी आ चुका है, अभी आपको दिखेगा भी कि कब आ चुका है। तो एक सवाल है जेईई मेन 2019 में आ चुका है, ध्यान दे बच्चों। तो एक सवाल है जो जेईई मेन 2019 में आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस क्या था, आर है, इसको एक स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया गया। तो स्क्वायर के शेप में बेंड करोगे भाई तो क्या निकल के आएगा कि भैया ऐसा कुछ अपने को निकल के आएगा। तो अपने को कुछ ऐसा समझ में आएगा यहां से कि हम बोलेंगे भैया अब ये टोटल आर था, लेकिन ये r/4 इधर चला गया क्योंकि स्क्वायर का साइड सेम होता है, r/4 इधर, r/4 इधर। लेकिन यहां पर क्या था, अब ये d और c के बीच में r/4 है, लेकिन इसके भी दो पार्ट कर रखे हैं, तो इसमें चला गया r/8 और इसमें चला गया r/8। तो अगर मैं इसको ऐसे रीवैम्प करके बनाऊं तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। r/4, यहां पे क्या दिखेगा भाई, r/4, और यहां पे दो हैं, ये है r/8 और ये भी क्या है r/8, और ये फिर आगे आकर के यहां पर फिर से क्या है, ये r/4। राइट गाइज, अब यहां पे जैसा इन्होंने दिया है उसके हिसाब से करेंगे तो ये ए बी सी डी और यहां पर बीच में पॉइंट दिया हुआ ई, और अपने को इन्हीं के बीच फोकस करना है। तो मतलब जो हमारी बैटरी है वो यहां कहीं लगेगी, हमारा ये पॉइंट ऑफ फोकस है। तो हमने कहा था कि 1/1 कनेक्टेड हो तो हम क्या बोलते हैं, 1/1 कनेक्टेड हो तो हम बोलते हैं कि ये चीजें सीरीज में। तो अब अगर आप इन तीनों को देखोगे ध्यान से, इन तीनों नहीं बल्कि इन चारों को यहां से लेकर, तो एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो ये चारों किस में, सीरीज में। अब सीरीज में कैसे ऐड होता है, तो भाई RS अभी हमने सीखा था क्या, R1 + R2, तो क्या लिखेंगे भाई, r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 प्लस दिस इज व्हाट, r/4 एंड प्लस r/8, इन सबको ऐड करोगे तो हो गया 8, एंड दिस व्हाट happens to be 2r प्लस 2r प्लस 2r प्लस r, यानी कि दिस बिकेम्स व्हाट, 7r/8। अब अगर हम इस सर्किट को देखेंगे तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया और ये सर्किट कुछ बन जाती है ऐसी, क्या हो गया भाई, 7r/8, और हियर यहाँ पे नीचे एक सिंपल सा बनता है क्या, r/8, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है ऐसा कुछ, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच फोकस करना है। अब ये दोनों हमें दिखेंगे पैरेलल में ना, अब ये दोनों किस में भाई, ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों है पैरेलल में। तो अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो अपने को बड़ा मजा आएगा। कैसे, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का हमने सीखा था, अभी क्या सीखा था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कुछ सीखा था। तो क्या कर दो भाई, r/8 इंटू 7r/8 अपॉन वॉट, r/8 प्लस का 7r/8। तो इसको हम देखेंगे तो ये हो जाता है क्या, दो क्या हो जाएगा, 7r² अपॉन 8 का स्क्वायर, और ये होगा तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 8r, ऐसा हो जाता है ये। या फिर हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, देखो जरा, नहीं इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा तो
मिस्टेक हो ही रहा है ना। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या होता है ये। तो ये ऊपर का हो जाता है, क्या हो जाता है 7r² अपॉन 8 का स्क्वायर, और नीचे का जो होता है वो 8r/8 होता है। तो 8 से 8 ऐसे जाएगा कट, राइट। तो ये बच जाएगा क्या, देखते क्या बचता है। तो ये 7r²/64 अपॉन r बचता है, एक r से r कट गया, और ये 7r/64 ये बचता है। अब जरा चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन में, हाँ भाई है, तो ए ऑप्शन ऐसा ही है। तो अपने पास यहाँ से ए ऑप्शन विल बी राइट, यहाँ से ए ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि हमें सवाल में क्या दिया हुआ, एक ऑप्शन है क्या 7r/8 यहाँ दिख रहा है, देखो भाई, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा ये। इसको ध्यान देंगे तो अपने को समझ में, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म वायर हैज अ रेजिस्टेंस 8 ओम। एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है, एंड इज बेंट इनटू इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक वायर था, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है बच्चों, कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, ध्यान देना, ऐसे बेंड कर दिया गया। अब साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ भाई रेजिस्टेंस, ठीक है, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से, है ना। तो ये अगर अपना 8 था, अपना 18 ओम था, तो ये 3 पार्ट में हो जाएगा, तो 18/3 कितना हो जाता, तो 18/3 कितना होगा, हाँ भाई, तुम कहेंगे 18/3 होता है, तो 18/3 यहाँ से होगा 6, तो यहाँ पे आ गया 6 ओम, यहाँ पे आ गया 6 ओम, और यहाँ पे आ गया 6 ओम। लेकिन कह रहा है कि किसी दो साइड, अब ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, किसी एक साइड के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब हम इन दो साइड्स को कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर देखो जरा, ये दोनों अपने को देखेंगे किसमें, सीरीज में। ये अब फिर ये दोनों अपने को क्या कहाँ दिख जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में कैसे ऐड करेंगे, 6 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ओम, राइट। अब उसके बाद ये सर्किट हो जाती है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसी बन जाएगी, ध्यान देना, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 12 ओम, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 6 ओम। अब ये दोनों किसमें है, तो ये दोनों हमें दिखेंगे पैरेलल में, किसमें भाई, अब ये दोनों है पैरेलल में। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनको सिंपली ऐड, अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या पता अपने को, पैरेलल का फॉर्मूला पता अपने को, आरपी इज इक्वल टू व्हाट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो के लिए हमने किया था अभी, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्या होता है आंसर, और फिर इसको हम मैचअप भी कर लेंगे। तो जरा देखते भाई, अब ये जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 18, तो काटो पीटो, तो 18 है तो 6 से इसको 3 से काट दो, है ना, 6 से कट जाएगा, हाँ भाई। तो अब ये 12/3 कितना होता है, 12/3 होता है 4, तो यहाँ से 4 ओम आपका ऑप्शन है, और ऐसा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट गाइस। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको भी देख लेते हैं हम जरा फटाफट। अगला सवाल क्या है भाई, ऐसा कुछ सवाल है, अब इससे ध्यान देते हैं। अब ये जरा बड़ा बढ़िया सवाल है ये, है ना। कह रहा है कि अ कॉपर वायर इज टेस्ट टू मेक इट 0.5% लॉन्गर। एक कॉपर का वायर है, इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया गया कि इसकी लेंथ 0.5% बढ़ जाए, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने लिखवाया हुआ है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमने दो बातें लिखाए हुए हैं। इफ अगर आपने नहीं लिखी, अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पहले का लेक्चर देखें। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हमने दो बातें लिखवाई हुई हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भैया आर प्रोपोर्शनल होता है L² एंड
आर प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर। ये दो बातें होती है, लेकिन इसमें से ये वाली बात अपने को सूट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ लेंथ के टर्म्स में दिया, तो हमें ये वाली बात सूट करेगी। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास है आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो इसको हम समझे कैसे के एल स्क्वायर। अब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2, के कॉन्स्टेंट उसको नहीं लेते हैं, स्क्वायर है इसलिए पावर में 2 है इसलिए 2 डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में, ऐसा होगा। अब ये एल का चेंज कितना देगा अपने को, एल का चेंज देगा 0.5%, तो डेल्टा आर का चेंज क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू वही 0.5% बराबर कितना होता है 1%, और यहां से ये ऑप्शन मैच करता है बी, तो इस सवाल के लिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट गाइस, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, है ना गाइस। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अब ये वाला सवाल है। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम जरा इसको देखते हैं। अब यहां पे क्या कह रहा है, ये एक अपने को क्या दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज सोन इन फिगर। लेकिन अपने को जो ग्राफ दिया हुआ है ना, वो अपने को एल एन आर और 1/t² के बीच में दिया, लेकिन ये हमें ग्राफ कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कैसा ऐसा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, इस ग्राफ का स्लोप होने वाला है नेगेटिव। स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब y में क्या है भाई एल एन आर, तो हम लिख सकते हैं एल एन आर इज इक्वल टू माइनस एक्स की जहां पे क्या है 1/t, तो माइनस के है तो माइनस m, यहाँ पे m, चलो माइनस m लिख देते हैं, अपॉन इंटू 1/t² प्लस c। अब पहले आप इस c की वैल्यू निकाल लो, तो इस c की वैल्यू अब अपने पास एक यहाँ पर ऐसे इक्वेशन बनता है, तो सबसे पहले हम इस c की वैल्यू को निकालते हैं, है ना। इस c की वैल्यू को निकालने के लिए अगर हम t की वैल्यू 0 रख दें, तो ये ln की वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी ऐसा, तो ये वाली वैल्यू होगी। तो अगर t की वैल्यू रखेंगे 0, तो हम कह दे रहे हैं कि r इज इक्वल टू क्या है r0, ऐसा बोल दे रहे हैं। तो उस केस में हम लिखेंगे ln r0 बराबर माइनस m अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस c, और यहाँ से c बहुत ही आराम से आ जाएगा ln r0, ये वाली वैल्यू इधर रखने का और रख के निकालने का कि भाई क्या होता है। तो ln r इज इक्वल टू माइनस m अपॉन t² प्लस ln r0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखते हैं ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस m/t²। राइट, अब ये m भी एक कांस्टेंट है, तो इस m के बारे में बात अभी नहीं करते, हम बाद में बात कर लेंगे कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम इस m के बिना, क्योंकि ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनता है, ये बनता है log m माइनस log n, क्या होता है log m/n, तो ये बन गया ऐसा बराबर माइनस m/t², है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करो, इसका एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग लेते ही हमें बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। एंटी लॉग लेते ही हमें क्या समझ में आएगा, एंटी लॉग लेते ही जाएगा r अपॉन r0 इज इक्वल टू e पावर माइनस m/t², है ना। अब ये m एक कांस्टेंट है, तो इस m को हम तो यहाँ से r क्या हो गया r0 e के पावर माइनस m/t²। अब जरा इसको चेक करते हैं कि ये ऑप्शन किससे बहुत ही अच्छे तरीके से मैच करो, क्योंकि यहाँ पे r है r0 है और e के पावर में, तो जरा इसको हम मैच करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या ऑप्शन, भाई ये नहीं, ये देखो यहाँ पे तो ये तो पक्का मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में t² है, लेकिन वहां पे क्या है अपॉन में t0 का स्क्वायर है, ये तो मैच नहीं करेगा, गलत हो गया। ये अब अपॉन में नहीं, ये भी मैच नहीं करेगा, हाँ ये मैच करेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। राइट गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
तो जरा हम चेक करेंगे तो अपने को समझ में आएगा बहुत ही आराम से। अगला क्वेश्चन रहा ये। अब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो जरा ध्यान दें, सारे इंटरेस्टिंग सवाल ही मैं लेके आया हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले एक वायर है, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज इलोंगेटेड टू मेक वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स प्रीवियस लेंथ। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसकी बात कह रहा है कि भैया आर की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है, और L1 की वैल्यू है L। तो जैसा अभी हमने कहा था कि R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है, तो यहां से हम बोल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 बराबर L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, बराबर क्या कह सकते हैं हम भाई, L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर। तो पहले इससे हम R2 मतलब जो नया आएगा वो निकाल लेते हैं। तो R2 अपॉन 3 ओम बराबर 2L का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, एंड यहां से आप निकालोगे तो R2 आपका आ जाएगा 12 ओम। अब क्या इसके आगे देखो ये क्या कह रहे हैं, इसके आगे ये कह रहे हैं कि जो 12 ओम का रेजिस्टेंस था इसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया। तो इस 12 ओम वाले को सर्कल के फॉर्म में ऐसे बेंड कर दिया गया, और कैसा सर्कल बनाया गया, और उस सर्कल पे 2 पॉइंट देखे, मान लो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। इस सर्कल पे 2 पॉइंट देखे गए ऐसे कि ये ऐसे कुछ 60 डिग्री का एंगल बनाते हो। अब ये सर्कुलर वायर है, इनका रेजिस्टेंस कितना भैया 12 ओम है, लेकिन इसको एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया और 2 ऐसे पॉइंट को देखा गया जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। और अब कह रहा है कि इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। तो अब यहां पे आप मुझे बताओ कि अगर हम बात कर लेते हैं क्या भाई कि ये टोटल एंगल कितना होगा, अगर ये है टोटल एंगल 360 तो ये एंगल हो जाएगा 300 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री। तो 300 डिग्री अगर ये पूरे को ले तो कितना रेजिस्टेंस है भाई 12 ओम, लेकिन हमें किसका चाहिए 60 का। तो 1 का कितना होगा भाई 12 ओम अपॉन 360 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री का कितना होगा 12 ओम अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये बराबर निकल के आ जाएगा, ये आपका 2 ओम निकल के आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि ऐसे अगर हम यहां पे थोड़ा सा और बात करें किसकी, कि अब अगर हम बात करें 300 डिग्री की, तो 300 डिग्री में कितना होगा वही 12 ओम, मतलब ये है तो 1 का इंटू 300 डिग्री, तो ये आता है कुछ 10 ओम। तो अब अपने को क्या पता लग रहा है कि अब ऐसे, अब ये ए और बी जो पॉइंट है ना, इस ए के नीचे वाले पोर्शन में जो कि 60 डिग्री वाला था कितना 2 ओम लगा हुआ है, और इसी के ऊपर वाले पोर्शन में कितना लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है 10 ओम। अब ऐसे 2 रेजिस्टेंस आपको कैसे कनेक्टेड हुए दिख रहे हैं, तो भैया जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से ये कनेक्टेड है पैरेलल में, है ना गाइस। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। आरपी का इक्विवेलेंट निकालना क्या होता है भाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा जी, तो R1 कितना था, R1 था 10 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 2, तो कितना होता भाई 20 अपॉन 12। इसको सॉल्व करोगे तो किससे काट दो 4 से काट दोगे तो 5/3 ओम आ जाएगा। और चेक कर लेते हैं कि 5/3 ओम का कोई ऑप्शन है क्या, तो हाँ जी सर 5/3 का एक ऑप्शन है अपने पास, क्या डी। तो इस क्वेश्चन के लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट, यही सही है ना। चलो गाइस अब मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अदरवाइज और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज लाइक दिस वीडियो।